नमस्कार सभी को, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर। मैं सीमा चारण, इतिहास की सहायक आचार्य। आज YouTube के जो ऑनलाइन लेक्चर हो रहे हैं उसी के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर करने वाली और नेपोलियन के पतन के बाद नेपोलियन ने जो यूरोप में अस्थिरता फैलाई थी, सारा फ्रेंच के अधीन कर दिया था, नए नए राष्ट्रों का निर्माण उसने किया था, नई व्यवस्थाएं जो कायम की थी, उन सब की जगह पर यूरोप के जो शासक वर्ग थे जिन्होंने नेपोलियन को पराजित किया था, अपनी पुरानी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत अपनाए, इसके लिए एक कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये जो कांग्रेस है ऑस्ट्रिया के शहर वियना में आयोजित हुई, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। इस कांग्रेस में कौन कौन से सदस्य थे, किन किन सिद्धांतों पर काम किया, क्योंकि इस कांग्रेस का यूरोप के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। आने वाले 50 वर्षों तक एक तरह से यही कांग्रेस के किए गए फैसले यूरोप में लागू होने वाले थे, तो बड़ी ही महत्वपूर्ण थी ये कांग्रेस, जिसने आने वाले 50 वर्षों तक यूरोप की राजनीति की दिशा दशा निर्धारित की। तो इसके लिए ज़रूरी है हम इसको 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे। आज हम इसके कैसे आयोजित हुई, किस सिद्धांत पे उन्होंने काम किया, क्या उद्देश्य था और इसके नेतागण कौन कौन थे, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। वैसे वियना कांग्रेस 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाई गई। बता दिया 1815 में वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच शासक प्रख्यात सेनापति नेपोलियन पराजित हो गया था। और मैंने बताया नेपोलियन ने जो है पूरे विश्व का, जब तक वो रहा चर्चा में प्रभावी रहा, तो पूरे विश्व का एक तरह से उसने नक्शा ही बदल दिया था। हुआ यह था, उसको हराने में, नेपोलियन को युद्ध में पराजित करने में ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री, वहाँ ऑस्ट्रिया में प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता था, उसने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए उसी की पहल पर वियना में कांग्रेस बुलाई गई। इसमें ज़्यादातर प्रतिक्रियावादी तत्व थे, उन्हीं का बोलबाला था। उन्होंने क्या बात करी, इन घोर प्रतिक्रियावादी लोगों का एकमात्र उद्देश्य था जो फ्रांस ने जो देश जीते हैं उन विजित जो संपत्ति है उन सब का बंटवारा आपस में मिलजुल कर करना। अब हम आ जाते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों पर। कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश शासन, जो राजा महाराजा उस वक्त थे और फ्रांस में उस व्यवस्था को पलटने का फ्रांस की क्रांति के द्वारा एक प्रयास किया गया था, उसको वापस से राजतंत्र को वापस लाना ही इस तरह से इनका एक तरह से सिद्धांत था। इसके लिए 2 सिद्धांतों का उन्होंने प्रतिपादन किया। पहला सिद्धांत था शक्ति संतुलन का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत था वैध अधिकार का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत, जिसके कारण प्रशा को सैक्सनी प्रांत नहीं दिया, क्योंकि प्रशा को बाकी सब नहीं चाहते थे कि एक ही यूरोप का देश इतना अधिक ताकतवर बन जाए कि अपनी शक्ति पे, अपने बड़े साम्राज्य पे, अपनी अर्थव्यवस्था के बूते पर दूसरे देशों को डरा सके, क्योंकि इस प्रांत से मिल जाने से प्रशा की शक्ति यूरोप के दूसरे देशों से ज़्यादा हो जाती और पावर बैलेंस जो था, शक्ति संतुलन जो था उस वक्त के यूरोप का, वो बिगड़ जाता। इसके अलावा फ्रांस के जो सीमावर्ती राज्य स्विट्ज़रलैंड, सार्डिनिया, बवेरिया और हॉलैंड का विस्तार करा। ये जो कमज़ोर थे, छोटे राज्य थे, इनको शक्तिशाली बनाया गया, इनकी सीमाओं का विस्तार किया गया। इसी सिद्धांत के कारण ही छोटे छोटे राज्यों की बहुत हानि हुई, क्योंकि उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध ही बड़े देशों में मिला लिया गया और उनका कहीं का तो अस्तित्व ही मिट गया। दूसरा सिद्धांत था वैध अधिकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिन यूरोपीय शासकों के राज्य नेपोलियन ने ले लिए थे उन्हें वापस लौटाने का निश्चय किया गया। इस सिद्धांत का पालन करके कांग्रेस ने फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, नेपल्स के राज्य और इटली प्रायद्वीप पर जो छोटे छोटे कई सारे राज्य थे, उनके जो पुराने राजा महाराजा थे उनको वो वापस लौटा दिए, या उनके अधिकारियों, अगर राजा मृत हो गया है, राजवंश समाप्त हो गया है, तो उनके अधिकारियों को ये राज्य लौटा दिए गए। इस तरह से इसका उद्देश्य था वापस से राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना। तो पुराने राज्यों को जो है वापस लौटा करके पुरानी राजतांत्रिक परंपराओं को ही अपनाया गया, कोई लोकतंत्र का निर्माण नहीं किया इस कांग्रेस ने। और दूसरा शक्ति संतुलन का सिद्धांत, कोई देश ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए और इसी कारण प्रशा को सैक्सनी प्रांत नहीं दिया गया, ताकि प्रशा जो है यूरोप में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन करके दूसरे देशों के लिए मुसीबत का कारण कहीं न बन जाए। अब हम आ जाते हैं कांग्रेस के सिद्धांतों पर। वियना कांग्रेस ने कुछ सिद्धांतों का आश्रय लेकर यूरोप की दशा को ठीक करने का प्रयास किया था। ये सिद्धांत जो है
वो बता देती हूँ मैं आपको। पहला सिद्धांत है मुआवजे और पुरस्कार का सिद्धांत। इस कांग्रेस का पहला सिद्धांत ये था कि जिन देशों ने नेपोलियन के विरुद्ध मित्र राष्ट्र जिसमें इंग्लैंड, रूस, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों का गुट था, इनमें जिन छोटे मोटे देशों ने और इसके अलावा जो निष्पक्ष तटस्थ देश थे, उनमें से जिनने इनकी मदद की है मित्र राष्ट्रों की, उनको कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाए, और जिन राज्यों ने नेपोलियन का साथ दिया था उन्हें दंड दिया जाए। ये तो हर युद्ध के बाद की गई संधि में होता ही है। दूसरा है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। कांग्रेस का दूसरा सिद्धांत ये माना गया कि भविष्य में फ्रांस पर नियंत्रण रखा जाए, ताकि ये जो है फ्रांस से जो है लोकतंत्र के कीटाणु कह लो, उस समय लोकतंत्र को जो है लोग कीटाणु की तरह मानते थे, वो पूरी दुनिया में नहीं फैल जाए। इसके लिए कांग्रेस की नीति निर्धारित हुई कि फ्रांस के निकटवर्ती राज्यों को बड़े बड़े क्षेत्र दें, उन्हें शक्तिशाली बनाए, ताकि अपने शक्तिशाली संस्थानों के बूते अगर कभी फ्रांस आगे वाले समय में ताकतवर हो भी जाता है तो वो उनका मुकाबला कर सके। दूसरा है वैधता का सिद्धांत। कांग्रेस का ये तीसरा सिद्धांत था कि नेपोलियन के युद्धों के कारण जो यूरोप में राजतंत्र नष्ट हुआ था, जो राज्य पद्धति नष्ट हो गई थी, उसी को वापस पुनर्निर्माण किया जाए। यूरोप के सभी राज्य फ्रांस की राज्य क्रांति को बहुत घातक मान रहे थे, इसलिए कांग्रेस के कर्णधारों की इच्छा थी कि यूरोप को राजक्रांति से पहले की सामान्य स्थिति में लाया जाए। इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने सही समझा कि पुराने राजवंशों का उद्धार किया जाए, उन्हें उनके राज्य फिर से सौंप दिए जाएं। इसी सिद्धांत को वियना कांग्रेस में वैध अधिकार का सिद्धांत इतिहासकार मानते हैं। अगला सिद्धांत था सजा का सिद्धांत। बात आ गई जिन लोगों ने नेपोलियन का साथ दिया था उन्हें सजा देने की नीति अपनाई गई। इसके अंतर्गत शिकार हुआ सैक्सनी राज्य, जिसके शासकों को हटा दिया गया क्योंकि इन राज्य के जो राजा महाराजे थे, सामंत थे, उन्होंने नेपोलियन का साथ दिया था। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जो सिद्धांत हैं उसमें कोई नीति नियम कुछ भी नहीं थे। जब कह रहे हैं कि हमको पुरानी व्यवस्था कायम रखनी है, राजतंत्र कायम रखना है, तो किसी देश से राजतंत्र क्यों हटा दिया गया, क्यों वहाँ के राजा को हटा दिया गया? इसलिए नहीं कि उसकी गलती थी, वो प्रशासन तरीके से नहीं कर रहा था, उसका दोष मात्र इतना था कि उसने नेपोलियन की जो है मदद की थी। उसके बाद हम आ जाते हैं कांग्रेस की मुख्य समस्याओं पर। वियना कांग्रेस को फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की विजय के कारण कई समस्याएं झेलनी पड़ी, जिनमें से कुछ प्रमुख थी। पहली समस्या थी फ्रांस 1815 में हार चुका था। वियना कांग्रेस के सामने समस्या थी कि फ्रांस के साथ हम कैसा सलूक करें। वास्तव में वियना कांग्रेस में प्रतिक्रियावादी उनको कहते हैं कि जब जनता जो है किसी कारणों से जनता या कोई देश विद्रोह युद्ध करता है तो उसको दबाने के लिए उससे भी अधिक तरीके से जो भी शासक लोग, जो नीति निर्माता नीतियाँ अपनाते हैं, उस नीति को प्रतिक्रियावादी नीति कहा जाता है। तो इसमें ऐसे ही नेता थे, ऑस्ट्रिया का मेटरनिक था, रूस का जार अलेक्जेंडर था। ये तो प्रतिक्रियावादी थे। तो कुछ उदारवादी भी थे, जिसमें कैसलरे और तेलरा भी थे। तेलरा फ्रांस से था। ऐसी स्थिति में फ्रांस के साथ कैसी संधि की जाए, ये बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा, नेपोलियन ने के कई देश ऐसे थे जो उसके वास्तव में दोस्त थे और उन्होंने उसकी विजयों में साथ दिया था, लेकिन कई देशों ने नेपोलियन के जो शक्ति थी उसके डर के मारे ही नेपोलियन का साथ दिया था। कुछ ने स्वेच्छा से और कुछ ने डर के मारे, मजबूरी में दिया था। अब उनके साथ कैसा सलूक किया जाए, जब कह रहे हैं कि हम तो सज़ा देंगे, हम दंड देंगे, मुआवजा लेंगे, तो जब जिन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध नेपोलियन का साथ दिया है उसका क्या हो? और ये कौन तय करेगा कि कौन अपनी इच्छा से शामिल हुआ है नेपोलियन के साथ और कौन अपनी अनिच्छा से, अपनी मजबूरियों के कारण नेपोलियन के साथ आया है? अगला है, वियना कांग्रेस के सामने एक समस्या ये भी थी कि नेपोलियन द्वारा जो देश जीते गए हैं, जो भी क्षेत्र जीते गए हैं, उनमें क्या किया जाए। वास्तव में शक्ति संतुलन का सिद्धांत और वैधता का सिद्धांत एक दूसरे के बिल्कुल विरोधाभासी थे। शक्ति संतुलन तो कह रहा है किसी देश को ताकतवर नहीं होने दिया जाए, और वैधता का सिद्धांत कह रहा है कि जिसका पहले से था उसी को दे दिया जाए, तो यानी पुरानी व्यवस्था ही कायम रखी जाए। इन दोनों सिद्धांतों पर जो है चलना एक तरह से तलवार की धार पर चलने के बराबर था। अंतिम जो समस्या है वो है, नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति का प्रतिनिधित्व किया था और पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ वो गया, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, जिन जिन देशों को उसने हराया, वहाँ वहाँ
लोकतंत्र के कीटाणु फैलाए। तो जो राजे महाराजा थे वो इन कीटाणुओं से अपनी हवा को बचाना चाहते थे, इन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार अपने राज्यों में रोकना चाहते थे, ताकि अपने राज्यों में भी जो समस्याएं आ रही हैं और लोग जो है लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, वो राष्ट्रीयता की भावना अन्य साम्राज्यों को विखंडित नहीं करते। ये भी इनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब अंतिम हम बिंदु पे आ जाते हैं, वियना कांग्रेस के नेतागण। नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोप के भाग्य का निपटारा करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो एकत्रित हुए थे नेता, उनमें से मुख्य कौन थे? सबसे पहले तो मैंने बता दिया ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर जब भी शब्द लूँ प्रधानमंत्री को कहा जाता है। आज भी जर्मनी में जो है प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मैटरनिक, इंग्लैंड का विदेश मंत्री लॉर्ड कैसलरे था, रूस में जो शासक था, राजा था, रूस के राजा को जार कहा जाता था, जार अलेक्जेंडर, और फ्रांस की तरफ से, पराजित देश की तरफ से कूटनीतिज्ञ था तेलेरा था। इन्हीं व्यक्तियों ने, कौन कौन है? मैटरनिक, लॉर्ड कैसलरे, जार अलेक्जेंडर और तेलेरा ने मुख्य रूप से जो वियना कांग्रेस में जो निर्णय किए उनको प्रभावित किया। इसलिए उनको जो है हम थोड़ा सा उनके बारे में जान लें, ये ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ इंग्लैंड के जो विदेश मंत्री थे लॉर्ड कैसलरे पर। 1812 से 1822 तक ये इंग्लैंड का विदेश मंत्री था और 22 में कहते हैं उसने आत्महत्या कर ली। जब नेपोलियन के युद्धों से पूरा यूरोप जो था वो डरा हुआ था, पूरे यूरोप में भय व्याप्त हो गया था, तो कैसलरे ने यूरोपीय देशों का दौरा किया और नेपोलियन के विरुद्ध जो गुट बनाया था, संगठन बनाया था, उसको बनाने में कामयाब हुआ। और इसी कूटनीति के कारण, क्योंकि नेपोलियन को अकेला कोई भी देश हरा नहीं सकता था, सारे देशों को उसने इकट्ठा किया और इसी के कारण नेपोलियन जो है पराजित हुआ। ये उदारवादी विचारों का पोषक था और बड़ा ही चतुर राजनीतिज्ञ था। वो जो है कैसलरे और जार अलेक्जेंडर जो फ्रांस के साथ बुरा व्यवहार करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि हमें किसी को सज़ा या दंड नहीं देना है, हमें ऐसी नीतियाँ बनानी है ताकि आने वाले समय में भी यूरोप में शांति बरकरार रह सके। वह नहीं चाहता था कि फ्रांस की भूमि छीनी जाए और उस भूमि को प्राप्त करने के लिए फ्रांस भविष्य में युद्ध करे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वो काफ़ी समझदार था। जब आगे आप वियना की संधि पढ़ोगे जो कि आगे की गई थी जर्मनी के साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो जर्मनी को किस तरह से कुचला गया, तो आप देखोगे कि उसकी अपेक्षा लॉर्ड कैसलरे समझदार व्यक्ति सा जो हार गया है उससे भी बदला लेने की भावना उसमें नहीं थी। अगला अपना मुख्य आता है मैटरनिक, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री या चांसलर। इसका जन्म जो है एक सामंती परिवार में हुआ था। जब फ्रांस की क्रांति हुई उस दौरान वो एक स्टूडेंट था, विद्यार्थी था, तो उसने तबाही देखी थी, ऑस्ट्रिया की तबाही उस दौरान। बाद में ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे कॉनिट्ज के संपर्क में आकर उसी के परिवार में उसने शादी कर ली। और जब आप प्रधानमंत्री के परिवार में शादी करोगे तो आपका संपर्क बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा, इस कारण उसका प्रभाव बढ़ा। वैसे मूलतः वो प्रतिक्रियावादी था, पुराने राजतंत्र व्यवस्था जो है राजवंशों को कायम रखने के ही वो पक्ष में था। हकीकत ये थी कि ऑस्ट्रिया में अलग अलग जातियाँ रहती थी, जो कि हो सकता था कि अगर ऐसी भावना फैलती कि जातियों के आधार पर राष्ट्र बने तो ऑस्ट्रिया के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसलिए 1815 से 1848 तक उसने यूरोप में पुलिस जैसा काम करती है शांति व्यवस्था बरकरार रखने की डर के बूते पर, वैसा उसने काम किया और वियना कांग्रेस में भी उसने यही करने की कोशिश की। 1815 की वियना कांग्रेस में मैटरनिक की एक प्रभावशाली, क्योंकि मेज़बान वही था, उसी के देश की राजधानी में ये कांग्रेस आयोजित की गई थी, प्रभावी मेज़बान की ही भूमिका नहीं निकाली, बल्कि जो निर्णय लिए गए उनमें उनकी छाप जो है साफ दिखाई देती है। अगला नेता था इनका जार अलेक्जेंडर, जो रूस का जार था। वियना कांग्रेस का महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्तित्व था। उसने कांग्रेस के निर्णयों को बहुत प्रभावित किया। कैसलरे जो कि ब्रिटिश विदेश मंत्री था, उसका लिखा है सबसे बड़ा खतरा तो जार से है, क्योंकि अपने देश में तो वो निरंकुश शासन करता है, उल्टा उसके यहाँ उदारता और सहिष्णुता की नीति अपनाता है और दूसरों को खुश रखना और प्रभावित करना चाहता है। वास्तव में आप देखो जार विरोधाभासों का केंद्र था। अपने देश में जो है रूस और उसके अधीन जो पोलैंड था उसके भीतर निरंकुश था, अनुदार था, और जब बाहर आया तो वो उदार शासक के रूप में पेश आया वियना कांग्रेस में। इसके अलावा ईसाई सिद्धांतों के आधार पर यूरोपीय राज्यों का एक पवित्र संगठन बनाना चाहता था
ये पवित्र संगठन बाद में बना, जो कि जार की कल्पनाओं का, उसके प्रयासों का परिणाम था। अगर उसने एक तरफ फ्रांस के साथ नरमी बरतने की वकालत की, तो उसने दूसरी तरफ पवित्र संगठन बनाकर ईसाइयत के आधार पर फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, उसको यूरोप में फैलने के लिए प्रयास उसने पूरी तरीके से किए। अंत में हम आ जाते हैं टेलरा। टेलरा मैंने बताया फ्रांस की तरफ से आया था, कूटनीतिज्ञ था। हर वक्त जो है वो कहते हैं ना, भरतपुरिया लोटा, इस कांग्रेस का अगर कोई था तो वो टेलरा था। समय समय पर इसके विचार और दर्द बदलते रहते थे। अब इसका सुनो जीवन में। सबसे पहले शुरू के दिनों में पादरी था वो जीवन में, लेकिन बाद में वो ब्रूबो राजवंश, जो कि क्रांति से पहले लुई का जो शासक वंश था, उसका पक्षधर बन गया। क्रांति काल में वो क्रांतिकारी हो गया। जब नेपोलियन का उदय हुआ तो नेपोलियन का समर्थक बन गया, उसका विदेश मंत्री बना। और जब नेपोलियन हार गया तो उसने नेपोलियन का पक्ष छोड़ दिया, फिर ब्रूबो वंश का समर्थक बन गया। तो आप इसको पूरी तरह से कह सकते हो कि ये तो लुढ़कने वाला लोटा ही था। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद, पादरी, कभी ब्रूबो वंश, कभी नेपोलियन, कभी कुछ भी हो, लेकिन फ्रांस के प्रति वो पूरी तरह से देशभक्त था। इसके अलावा बुद्धि भी उसकी प्रखर थी। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीतियों से फ्रांस को उसने बचाने का बहुत श्रेय अगर किसी को दे तो टेलरा को ही दिया जाता है। वैधता का सिद्धांत जो था उसका वो समर्थक बन गया, ताकि फ्रांस को ज़्यादा घाटा उसको नहीं उठाना पड़े। इसके अलावा इस कांग्रेस में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ऑस्ट्रिया का राजा फ्रांसिस, प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम, उसके साथ हार्डनबर्ग और हुम्बोइल, प्रशा का नेपोलियन विरोधी सुधारक टाइन और अनेक राजा, राजकुमार, कूटनीतिज्ञों ने वियना कांग्रेस में भाग लिया था। वेलिंगटन के नेतृत्व में ही मित्र देशों की सेनाओं ने नेपोलियन को हराया था, इसलिए वियना कांग्रेस में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाकी कई लोग इसमें शामिल हुए थे, लेकिन उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। तो बच्चों, ये थी वियना कांग्रेस का एक परिचय। अगले जो 2 वीडियो हम डालेंगे उसमें हम बात करेंगे वियना कांग्रेस ने क्या क्या फैसले लिए, और उसका तीसरे वीडियो में उसकी जो नीतियों की एक तर्क की कसौटी पे लेंगे, उसकी सफलताएं विफलताएं हम दोनों उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।